स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, क्लास है आईकॉम पार्ट 2 और हम डिस्कस कर रहे हैं कैश बुक को, जिसमें हम देख रहे थे कि कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आने के चांसेस जिनके ज़्यादा हैं। तो आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने 8 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए थे। आइए उन पर एक नज़र डालते हैं और देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था डिफाइन डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर डेप्रिसिएबल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 4 गिव डिफरेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन नंबर 5 डिफाइन द टर्म डिप्लेशन। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज अमोर्टाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट इज मेंट बाय वियर एंड टियर। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड ऑब्सोलिसेंस। तो ये 8 क्वेश्चन हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किए थे। आज हम लेक्चर 2 में मजीद कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करते हैं, और वो कौन कौन से हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है गिव फार्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 फॉर विच एसेट्स द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज सूटेबल। क्वेश्चन नंबर 11 in which method of depreciation the value of an asset can become zero. Question number 12 what is scrap value. 13 what are original cost, straight line, fixed installment method of depreciation. Question number 14 है what are the advantages of original cost method of depreciation. What is meant by diminishing balance method of depreciation. और क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन इनटेंजिबल एसेट्स विद एग्जांपल्स। तो आज इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 गिव फार्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका क्या फार्मूला लगेगा। एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मशीनरी माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट ऑफ मशीनरी में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर दीजिए, बाकी जो कुछ बचे उसको आपने डिवाइड करना है उस मशीनरी की, उस एसेट की यूजफुल लाइफ के साथ। तो इस तरह जो चीज हासिल होगी वो उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर विच एसेट द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज सूटेबल। दिस मेथड इज नॉर्मली अप्लाइड ऑन दोज एसेट्स विच डिमांड लार्ज रिपेयर एक्सपेंसेस and purchase and sale of asset is also very common. ये तरीका वहाँ और उन असासों के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी मुरम्मत के अखराजात ज़्यादा होते हैं और इनकी खरीदो फरोख्त मामूल की बात हो। क्वेश्चन नंबर 11 है इन विच मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ एन एसेट कैन बिकम जीरो। किस मेथड में डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो एंड तक पहुँचते पहुँचते जीरो हो जाती है। इन स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द वैल्यू ऑफ एन एसेट कैन बिकम जीरो। फरसूदगी के स्ट्रेट लाइन मेथड में असासों की कुल कीमत बिल्कुल खत्म और जीरो हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू किसे कहते हैं। स्क्रैप वैल्यू मींस द प्राइस एट विच एन एसेट विल बी सोल्ड एट द एंड ऑफ इट्स वर्किंग लाइफ। इट इज आल्सो नोन एज रेजिडुशियल वैल्यू और सॉल्वेज वैल्यू। जब कारोबारी असासे कारोबार के लिए फायदेमंद नहीं रहते तो उनको आमतौर पर कबाड़ में बेच दिया जाता है। जिस कीमत पर ये बेकार असासे फरोख्त होते हैं उसे स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुशियल वैल्यू और सॉल्वेज वैल्यू कहा जाता है। व्हाट आर ओरिजिनल कॉस्ट, स्ट्रेट लाइन और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड इन ईच अकाउंटिंग ईयर ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट। इस निज़ाम के तहत असासों पर हर साल उनकी असल कीमत पर एक खास शरह से डेप्रिसिएशन लगाई जाती है, यानी हर साल उसकी असल कीमत के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इजी कैलकुलेशन, रिड्यूसिंग द बुक वैल्यू टू जीरो। इसको गिनना आसान होता है और इसकी बुक वैल्यू सिफर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज मेंट बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। The method in which amount of depreciation is calculated on the book value of an asset is called diminishing balance method of depreciation.
اس نظام کے تحت فرسودگی ہمیشہ اثاثوں کی بک ویلیو پر لگائی جاتی ہے. بک ویلیو کہتے ہیں کہ جب ہم اوریجنل کاسٹ میں سے ڈیپریسیشن ویلیو نکال دیں، مائنس کر دیں، باقی جو بچتا ہے اس کو بک ویلیو کہا جاتا ہے. تو اس نظام کے تحت ہمیشہ بک ویلیو پر ڈیپریسیشن لگتی ہے. اور پھر کوشچن نمبر 16 ہے اور آخری کوشچن ہے یہ اس کا، ڈیفائن انٹینجیبل ایسٹ ود ایگزامپل. انٹینجیبل ایسٹس کون کون سے ہیں؟ Assets which have no physical existence and which cannot be seen, touched, but can be felt are called intangible assets. For example, patents, copyrights, goodwill, etc. وہ اثاثے جن کا کوئی مادی وجود نہیں ہوتا اور ان کو دیکھا اور چھوا نہیں جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، مثلا پیٹنٹ، کاپی رائٹ اور گڈ ول وغیرہ. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے پاس کوشچنس جو کہ امید ہے کہ ڈیپریسیشن میں سے پیپر میں آ سکتے ہیں. اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں.